प्यारे बच्चों, आप सबका एसएल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुशल होंगे और सब अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे होंगे। आज जो मैं बलविंदर सिंह, आज जो हम क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, हम सामाजिक विज्ञान की किताब पर चर्चा करेंगे। सामाजिक विज्ञान के 4 भाग हैं, जिसमें हमने अलग अलग भागों पर अध्ययन करना है। तो सबसे पहले जो मैं भाग बता दूं, एक इतिहास का, नंबर 2 पे भूगोल, तीसरे पे राजनीति विज्ञान और चौथे पे अर्थशास्त्र। इन चारों बुकों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले इतिहास का पहला लेसन जो हमारी बुक में दिया गया है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया ना, तो नए सिलेबस के हिसाब से जो पहला चैप्टर दिया गया है वो है फ्रांसीसी क्रांति। तो सबसे पहले हम फ्रांस तो एक देश है, ये जान लिया। अब क्रांति क्या है? क्रांति वह प्रक्रिया है जिसमें कभी नागरिकों पर अत्याचार होते हैं, नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है। तो नागरिक क्या करते हैं? इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, तो विरोध प्रकट करते हैं। ऐसी स्थिति को ही हम क्रांति कहें। कहने का भावार्थ कि जब सरकार का अत्याचार बढ़ जाए, नागरिकों के अधिकारों का हनन हो, तो नागरिक अपने विरोध प्रकट करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं वह क्या कहलाती है? क्रांति कहलाती है। तो आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। आतंक मतलब डर, भय का माहौल था। किसका? भय का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। अफवाह क्या थी? लोग बातें कर रहे थे कि पेरिस में राजा जो है, सम्राट जो है, नागरिकों पर गोलियां चला सकता है। इसके विरोध में लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। जन मतलब लोग, आम लोगों की सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। ठीक, अब सेना गठित हो गई तो हथियार चाहिए। हथियारों के लिए उन्होंने क्या किया? सरकारी भवनों के अंदर प्रवेश किया, जहां से वो हथियार को लूट सके। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे को इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। किनकी? कैदियों की। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों के घृणा का केंद्र था। निरंकुश, जिस पर किसी का कोई अंकुश न हो, ऐसा सम्राट जो अपनी इच्छा से सारे कार्य करता हो, शासन को अपनी इच्छा से चलाता हो, ठीक है, वह निरंकुश शासन कहलाता है। निरंकुश शासक पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। अब निरंकुश होने के कारण ही तो उसने ऐसा करने की संभावना व्यक्त होगी ना कि वह नागरिकों पर गोलियां चला सकता है। होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया, तहस नहस कर दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो ध्वस्त किले की बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। स्मृति का मतलब होता है याद, निशानी रखना चाहते थे, यादगार निशानी रखना चाहते थे। इस घटना के कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन जांच करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति यानी परिणाम आगे फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ?
तो ऊपर हमने क्या पढ़ा कि पेरिस में अफवाहें चल रही थी, ठीक है। अफवाहें समझते हो ना आप, ऐसे लोग बातें कर रहे थे कि सम्राट जो है नागरिकों पर गोली चला सकता है। तो इस भय से जनता एकत्रित होगी, जनता ने अपनी सेना बना ली और हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्यों हुआ, क्यों भय के कारण, क्योंकि जनता को लग रहा था कि राजा निरंकुश है, सम्राट निरंकुश है। और कैसे हुआ, जनता एकत्रित हो गई, ठीक है। आगे का पेज हम देखें तो इसमें अब क्या कहता है यहाँ, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, अब वो चल रही थी सदी, तो सन 1774 में पूर्वी राजवंश का लुई 14वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। यानी अब राजा कौन बन गया, फ्रांस में लुई 14, ठीक है, फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हो गया। यानी यहाँ ना लुई 1, लुई 2, लुई 3 इस तरह ये काम चलता रहा। इस क्रम में जो राजा बना उसका नंबर कौन सा आया, 14। उस समय उसकी उम्र केवल 20 वर्ष की थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। राज्य जहाँ राजकुमारी और राज्यारोहण के समय उन्होंने राजकोष खाली पाया। जब वो राजा बना तो राजकोष लगभग खाली था, यानी खजाने में पैसा नहीं था, धन नहीं था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वित्तीय मतलब अर्थ, पैसे से संबंधित जो संसाधन थे वो नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फजूल खर्ची का बोझ अलग से था। वहाँ जो विशाल महल था वर्साय यानी राजकुमार का, राजा का जो भी महल था उसके अंदर शानो शौकत बनाए रखने के लिए फजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 14 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज जुड़ गया था। उस समय जो फ्रांस में चल रही थी मुद्रा, उसका कर्ज कितना हो गया, लगभग 10 अरब से भी अधिक जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ बड़ा चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस में बंटा हुआ था। केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। बेटा यहाँ ये बात क्या आई कि जब लुई 14 शासन की गद्दी पर बैठा तो उस समय उसके राज्य में यानी फ्रांस में कर्ज काफ़ी था। उसके बाद उसने कुछ युद्धों में, जैसे हमने अभी पढ़ा कि उसने ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए साझा कार्यक्रम रखा। तो उस युद्ध के चलते भी फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे यहाँ क्या है, फ्रांस में उस समय चलने वाली मुद्रा का नाम है, ठीक है। ये कर्जा हो गया। फिर उस जो कर्जदार थे वो राजा से, सम्राट से उसका 10% ब्याज मांग रहे थे, ठीक है। तो सरकार ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जनता पर क्या कर दिया, कर बढ़ा दिया। अब कर बढ़ा दिया तो कर बढ़ाने में भी सभी लोग कर भुगतान नहीं कर रहे थे। क्या था कि उस समय 3 स्टेट थे तो 3 स्टेट से पैसा आना चाहिए था, लेकिन उस समय भी केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र, बेटा यहाँ शासन की बात करें ना तो राजतंत्र क्या होता है ये समझा दूं मैं आपको। राजतंत्र का मतलब होता है जब राजा का बेटा राजा बनता है, ठीक है। और लोकतंत्र का मतलब होता है जब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि
शासन करते हैं। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? राजतंत्र की। राजा का बेटा राजा बन रहा। जैसे अभी हमने पाया कि लुई 1 से लेकर लुई 14 तक पहुँच गए, ठीक है, आगे 16, 17, 18 ऐसे चलता रहे क्रम। तो क्या हुआ कि राजा का बेटा राजा बनता जा रहा है, तो इसे हमने क्या कहा? राजतंत्र। राजतंत्र की परिभाषा बात समझ में आ गई ना, कि राजतंत्र में क्या होता है? राजा का बेटा राजा बनता है। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। और इसमें एक शब्द हमने पहले पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले, निरंकुश। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश ना हो। तो क्या कहता है? प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के लिए फ्रांसीसी समाज व संस्थाओं के लिए होता था। ठीक है, अब क्या कहता है? फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। अभी कहता है चित्र संख्या 2 जो है फ्रांसीसी वर्ग समाज की दशा को दर्शाता है। तो ये चित्र संख्या हम 2 देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले नंबर किसका आ रहा है? प्रथम स्टेट पादरी वर्ग। उस समय जो ईसाई धर्म का जो गुरु होता है ना, उससे हम पादरी कहते हैं, जो ईसाई धर्म की पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, और द्वितीय वर्ग कौन सा था? कुलीन वर्ग। 3 स्टेट्स पढ़े ना अभी हमने। प्रथम स्टेट में कौन है? पादरी वर्ग। दूसरे में कौन है? कुलीन वर्ग। और तीसरे में कौन आ गए? आम जनीन, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। अभी हमने क्या पढ़ा कि पहले जो स्टेट के लोग हैं वो भी कर नहीं देते, दूसरे वाले भी नहीं देते। तो कर कौन दे रहा था? बड़े व्यापारी, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर। और छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर आदि, ये लोग जो थे ये कर दे रहे थे। ठीक है, तो ये कर दे रहे थे और बाकी कोई नहीं था। अब हमारे पास क्वेश्चन आया कि फ्रांसीसी समाज किन वर्गों में बंटा हुआ था? तो फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बंटा हुआ था। पहला वर्ग पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, और तीसरा वर्ग में बाकी जितने भी अभी हमारे नाम पड़े, व्यवसायी थे, व्यापारी थे, कर्मचारी थे, वकील थे, किसान थे, कारीगर थे, छोटे किसान थे, भूमिहीन मजदूर थे और नौकर, ये सभी इसमें शामिल थे। ठीक है, बात समझ में आई? तो यानी हमने क्या पढ़ा कि उस समय ये जो अभी हमारे सामने लिख रहा है ना, चित्र संख्या 2 में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। तो वर्ग व्यवस्था हमने पढ़ ली, देख ली। 3 तरह की वर्ग व्यवस्था थी। कैसे? कि एक पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, और शेष में सभी वर्ग के लोग आ जाते थे। और ये भी हमने पढ़ लिया कि वर्ग में कर देने वाले कौन से थे? तृतीय स्टेट के ही लोग थे। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। सबसे अधिक कौन से लोग थे? किसान थे। कौन थे? सबसे अधिक लोग कौन थे? किसान थे। समझ रहे हो बात को? 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। ठीक है, लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम स्टेट 2 स्टेट्स के कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म प्राप्त थे, यानी विशेष अधिकार जन्म से ही उनको प्राप्त थे। इनसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। अभी हमने क्या पढ़ा था कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को राज्य में कर देने की छूट थी, कि वो कर नहीं देते थे, बाकी सभी वर्गों को कर देना पड़ता था। ये विशेष छूट आ गई कि विशेष अधिकार क्या था? कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के पास विशेष अधिकार क्या था? विशेष अधिकार था कि उनको कर देने में छूट थी। ठीक है, कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल कर सकता था। किसान अपने स्वामी की सेवा स्वामी के घर पर खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। यानी कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को कोई खास काम नहीं करने पड़ते थे, उनके लिए तो ये तीसरा वर्ग जो था। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा लेती थी।
जैसे पहला कर क्या था, जो चर्च द्वारा, चर्च क्या है बेटा जी, चर्च का नाम है ईसाई धर्म का जो पूजा स्थल है उसे हम चर्च कहते हैं, और उसमें जो पूजा करने वाला व्यक्ति बैठता है उसे हम पादरी कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ, अपने यहाँ गुरुद्वारे में ग्रंथी होता है, बाजी होते हैं, और मंदिर में पुजारी होता है, ठीक है, वहाँ क्या था, पादरी, ठीक है। तो वहाँ चर्च द्वारा लगाया गया कर पहला कौन सा था, टाइद, टाइद, ठीक है, टाइद धार्मिक कर के रूप में वसूला जाता था। ऊपर से तीसरे स्टेट्स के तमाम लोगों को, सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। प्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। देखो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरह के कर होते हैं ना। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य की वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। अब बेटा जी, मैंने आपको शुरू में बताया कि क्रांति क्यों होती है। देखिए, क्रांति का कारण, अगर एक देश है तो एक देश के सभी निवासी भी एक जैसे हैं, ठीक है, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस में क्या पाते हैं कि यहाँ दो वर्ग तो ऐसे हैं, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, जिनको किसी प्रकार का कोई कर देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अन्य जो तीसरी स्टेट है उसके जो वर्ग में आते हैं लोग, व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, किसान हैं, वकील हैं, छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, भूमिहीन हैं, इन सब को कर देना पड़ता था। इसके साथ ही सरकारी कर के साथ ही धार्मिक कर भी देना पड़ता था, जो चर्च द्वारा किसानों पर या इन लोगों पर लगाया जाता था। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि फ्रांस में जनता या नागरिकों में भेदभाव था। ऐसे में फ्रांस में विरोध होना तय था। अब विरोध होना तय है तो क्रांति तो फिर शुरू होगी ही। तो अभी हमने क्या पढ़ा इसमें, 1774 में लुई राजवंश, बुर्बो वंश का लुई 14, 1774 में लुई 14 गद्दी पर बैठा, और उस समय इस प्रकार के टैक्स थे। अब कुछ विशेष शब्दों पर बात करें, जैसे यहाँ लिब्रे, मैंने पहले बताया था, फ्रांस की मुद्रा जो 1794 में कर दी थी, लिब्रे, ठीक। स्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज की सामाजिक, धार्मिक और हैसियत थी, ठीक है। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को देखने वाले व्यक्तियों का समूह। टाइड, चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से का था। दो शब्द हैं, एक टाइड और एक है टाइल, ठीक, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। एक टाइड कर तो जो है, टाइड ये धार्मिक कर था जो चर्च लेती थी, और टाइल एक सीधा कर था जो सरकार सीधे ही जनता से लेती थी। इसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कई प्रकार के कर थे बेटा, यहाँ तक कि नमक पर भी और तंबाकू पर भी कर लगे हुए थे। तो जनता करों से परेशान थी। अब हम अगली वीडियो में इसी लेसन की बाकी स्टोरीज को कवर करेंगे। मेरे आज के जितने आप तक बातचीत हुई, इसमें उठने वाले सवालों पर यानी प्रश्नों पर आप ध्यान देना है कि आज का पहला क्वेश्चन ही आता है, आप सबके माइंड में ये होना चाहिए कि क्रांति किसे कहते हैं, ठीक। क्रांति क्या है, निरंकुश क्या है, सम्राट कौन होता है, चर्च क्या है, ठीक, और टाइड और टाइल पर किस प्रकार के कर हैं, ठीक है। और विशेष क्वेश्चन कि फ्रांस जो था कितने वर्गों में बंटा हुआ था, वहाँ जो जनता थी कितने वर्गों में बंटी हुई थी, अभी अभी पढ़ा ना हमने, याद हो गया होगा। 3 वर्गों में, कौन कौन सी, अपने मन में बोलिए, कॉपी पर नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ओके।